अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक बिज़नेस कर रहे हो और उस बिज़नेस में आपने प्रोडक्शन की, ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिट आपके सेल हो गए और सेल जो हुए उससे जो आपको प्रॉफिट आया, रेवेन्यू आपके पास आया, जाहिर सी बात है आपके खर्चे भी हुए हैं, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, कुछ इनडायरेक्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट लगी है, फिक्स कॉस्ट लगी है, उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे निकालने के बाद आपको कितना प्रॉफिट बचा, तो इसलिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है इस साल। और ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकम मार्जिनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम दो तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, एक मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शनल? इसमें ये डिफरेंस है कि आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कुछ आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, जैसे कि आपने एक फैक्ट्री का रेंट देना है, रेंट 50,000 है, ठीक है। अब आप उस फैक्ट्री में एक यूनिट बनाओ या 1,000 यूनिट बनाओ, जितने भी यूनिट बनाओ, कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, 50,000 आपको रेंट देना ही देना होता है, ठीक है। इसलिए उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होती आपके, तो इसलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगी है उसके अंदर ऐड करें या इसको अलग से रखें, अलग से इसको बाद में माइनस करें, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट तो जाहिर सी बात है, एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, वो फिक्स्ड ही रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितने आपने यूनिट बनाए उतनी आपकी कॉस्ट लगी, कम बनाए तो कम लगेगी, ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा लगेगी। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो कम बनाओ तो भी सेम रहेगी, ज़्यादा बनाओ तो भी सेम रहेगी। तो सवाल ये है कि अब हम इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालें या फिर इसको अलग से रखें। तो इसके लिए हमने दो मेथड बनाए हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शनल। अब एब्जॉर्प्शनल मेथड में हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट भी प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसमें भी डालते हैं। जबकि मार्जिनल में क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग से रखते हैं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो प्रोडक्ट पर लगाते हैं। तो ये दो इनमें डिफरेंस हो गया। अब हम एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें एक फैक्ट्री है जिसका हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, 2 साल का डाटा दिया हुआ है, जनवरी का और फरवरी का, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या है कि जनवरी में उन्होंने प्रोडक्शन की 10,000 और उसमें हमारे पास जो सेल यूनिट, कितने यूनिट सेल हुए, 10,000 में से 7,000। डायरेक्ट मटेरियल जो उसमें यूज़ हुआ वो 4.5 ये यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर हमारे पास $6 पर यूनिट। वेरिएबल MOH हमारे पास इस पे लगे 2.50, ठीक है, डॉलर पर यूनिट। तो अब ये हमने क्या करना है, अब ये दिया हुआ है हमारे पास जनवरी का डाटा, और इसी तरह सेम हमारे पास फरवरी का भी डाटा दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि फरवरी में भी उन्होंने 10,000 प्रोडक्शन की, लेकिन उसमें जो यूनिट सेल हुए वो 13,000 हुए। पहले में कम हुए थे, इसमें ज़्यादा यूनिट सेल हो गए। और इसके बाद इतनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी, इतनी जो है ना डायरेक्ट लेबर लगी, वेरिएबल MOH इतना लगा। और उसके अलावा एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो सेलिंग प्राइस है, उन्होंने एक यूनिट कितने का सेल किया, $17 का। तो हमने कितने सेल किए थे, 7,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो हमारे पास वो रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया इतना। अब उस रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें माइनस करें, जितने भी खर्चे हुए हमारे वेरिएबल और फिक्स जितने भी खर्चे हुए वो हम इसमें से रेवेन्यू में से माइनस करके लास्ट में प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हमें दी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना वो जनवरी में 0 है। इसके अलावा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है हमारे पास 3,24,000 पर एनम। आपने क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है उस इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, पर एनम दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, जिसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। अब हम इसको एक मार्जिनल, सबसे पहले हम मार्जिनल मेथड से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर हम इस डाटा को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सेल होती है, सेल का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू जैसे हमने बताया कि अब हम पहले जनवरी का पढ़ रहे हैं, ठीक है, जनवरी की इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि जनवरी के महीने में कितना प्रॉफिट हुआ। अब जनवरी में हमने क्या किया कि हमारे 10,000 में से हमने 7,000 यूनिट सेल किए, किस प्राइस पे, 17। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, सेल आ जाएगी, इतना हमने कमा लिया सेल के बाद। अब ये सारा प्रॉफिट तो नहीं है क्योंकि हमने इस पर खर्चे भी किए हैं, तो वो निकालने के बाद वो भी निकालेंगे, फिर हमें जाके प्रॉफिट पता चलेगा कितना आया। तो मार्जिनल मेथड में क्या होता है कि हम इसमें से करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस, इस रेवेन्यू में से माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल MOH। अब यहाँ पे ना इसके यूनिट दिए हुए हैं, टोटल उनकी कॉस्ट नहीं दी हुई कि कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जब कॉस्ट ना दी हुई है टोटल, तो हम उसको जितने भी यूनिट होते हैं उसको उसकी प्रोडक्शन से, एक्चुअल प्रोडक्शन जो होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है, क्योंकि ये पर यूनिट है। पर यूनिट कितने प्रोडक्शन हुई, 10,000,
इतने यूनिट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट खर्च हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, हमारे पास आ जाएगा 45,000। सेम इसी तरह डायरेक्ट लेबर के 6 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो ये 60,000 आ गया हमारे पास। वेरिएबल MOH को भी हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 25,000 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सबको कर देना है ऐड, और उसमें हमने ऐड करनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि हमें क्वेश्चन में 0 है। पहले साल ओपनिंग इन्वेंट्री होती नहीं है इसलिए 0 लिख दी है, और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो हमने निकाल लिया कि कैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट को निकाल लिया, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्शन के साथ। अगर एग्जैक्ट डॉलर में दी हुई होती कॉस्ट तो वो हम डायरेक्ट लिख देते। सेम इसी तरह कभी कभी जो है ना वो सेल यूनिट आपको प्राइस नहीं दी हुई होती, ठीक है, प्राइस नहीं दी हुई होती, आपको सिर्फ रेवेन्यू दिया हुआ होता है, तो हम डायरेक्ट रेवेन्यू लिख दोगे, ठीक है। और अगर प्राइस दी हुई है और यूनिट दिए हुए हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ें सारी नोट डाउन करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना आपका अगर आप सेल यूनिट आपने सॉल्व करने लगे और सेल आपने लिख दी 7,000 तो वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते कैसे हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए 10,000, उसमें से आपने कितने माइनस कर दिए, कितने सेल कर दिए, तो जितने सेल कर दिए बाकी कितने बचे, वो जो बचे होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि हमने कितने बनाए उसमें से कितने सेल कर दिए, बाकी जो बचे होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमने 10,000 बनाए थे, 10,000 में से 7,000 हमने सेल कर दिए, अब हमारे पास कितने बचे हैं 3,000। अब यहाँ पे सिर्फ 3,000 कुछ बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ 3,000 लिख देते हैं, तो वो आंसर गलत आ जाएगा। आपने 3,000 नहीं लिखना, क्योंकि 3,000 तो यूनिट थे जो आपके बच गए, लेकिन उसके बाद आपने वेरिएबल कॉस्ट भी तो अप्लाई करनी है ना। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये दी हुई है, ये, ठीक है। इन सब यूनिट को आपने प्लस कर देना है। इन सब यूनिट को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे 13 यूनिट। अब उन 13 यूनिट को जो बचे थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी जो हमने अभी नहीं बेचे हैं, बच गए हैं। इसको हमने 10,000 से, इन सबको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि वो टोटल के साथ कर रहे थे, एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ। जो बच गए उसको फिर हम 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 39,000। तो ये बात भी आपने अच्छे से नोट करनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे भी अगर मिस्टेक कर दी 3,000 लिख दिया तो वो गलत आंसर आ जाएगा। अब हमने इन सबको करना है ऐड करने के बाद इसमें ओपनिंग तो है नहीं, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐड करके लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस हो रही है, इनमें से माइनस करके हमने जो हमारे पास आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया 91,000। अब इसके ऊपर ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि इसको हमने, ये जो रेवेन्यू था ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकली, इसको इसमें से निकाल देंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगी उसको बाद में इसमें से लेस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉस्ट डाटा में सिर्फ दी हुई है ये 3,24,000 पर एनम दी हुई है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आंसर आया 27,000। ठीक है, इसको हमने माइनस किया 12 से। पर एनम ना दिया हुआ हो तो फिर हम इसको एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, लेस कर देंगे, लेकिन अगर पर एनम दिया हुआ है तो फिर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी ये बात आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है और फिर सॉल्व करना है। अब इसको हमने 12 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 27,000। अब हमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकला था उसमें से इसको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद फिर हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इतना हमारा खर्चा सारे निकाल के हमारे पास कितना बचा है, 1,000 प्रॉफिट आया हमारे पास। अब हम बात करते हैं फैब की दूसरे मंथ की। अब क्या करेंगे, इसमें हमने कितने यूनिट सेल हुए थे, हमारे 13,000 सेल हुए थे। 13,000 को हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। रेवेन्यू कितना आया, ये आ गया 2,21,000। अब उसी मेथड से हम इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। उस सबको उसकी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट इतनी दी हुई है, इसमें भी सेम दी हुई है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। उसकी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके यूनिट को, टोटल प्रोडक्शन से, एक्चुअल प्रोडक्शन से करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ना आपके पास बजटेड प्रोडक्शन भी दी होती है, जैसे कि ये यहाँ पे दी हुई है ना, क्वेश्चन में बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है हमारे पास 1,20,000, जबकि एक्चुअल में हमारे पास कितनी हुई है 10,000। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है उससे डायरेक्ट मटेरियल जो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट होते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इन सबको हमने ऐड किया, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे बात याद रखें, पहले साल में तो हमें पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना वो 0 है। दूसरे साल में जो यहाँ की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, वो दूसरे साल में जाके वही ओपनिंग बन जाती है, क्योंकि ये तो बच गया था। ठीक है, जो बची हुई चीज़ होती है उसको क्लोजिंग कहते हैं। तो अगले साल वो फिर क्या हो जाएगी, हमारे ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे 0 आ गई। 0 कैसे आ गई, अब इस बात को हमें पता चलाना है कि ये 0 आई कैसे। हमने इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री को 0 क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि हमें पता है कि हमने पहले साल प्रोडक्शन की थी 10,000, दूसरे में की थी
10,000। टोटल हमारी दोनों साल की कितनी प्रोडक्शन हो गई? 20,000। अब 20,000 में से समझो टोटल हमारी प्रोडक्शन हुई 2 साल में। पहले साल हमने बेचे 7,000 और दूसरे साल हमने बेचे 13,000। तो 20,000 जितने बनाए थे सारे बिक गए, ठीक है। तो अब इसलिए हमने कोई कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमने यहाँ पे ये 0 लिखा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि हमने पहले साल 7,000 सेल करते, दूसरे साल 12,000 करते, तो फिर हमारे पास 1,000 बच जाता। तो 1,000 हमारी क्या होती? क्लोजिंग इन्वेंट्री होती। लेकिन हमारे तो जितने बनाए थे 20,000 बनाए थे, 20,000 ही सेल हो गए दोनों साल में। तो इसलिए क्लोजिंग कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वेरिएबल कॉस्ट, इसको ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री और यहाँ पे लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया था। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 52,000। अब इसमें से हम बाद में फिर लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है, और वो हमने पर एनम निकालनी है। पर एनम हमारे पास निकाली थी पहले 27,000 है, तो 27,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब प्रॉफिट बचा हमारे पास 25,000। अब इस इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि नेट प्रॉफिट हमें पहले साल हमें 1,000, दूसरे साल जो है वो हमें 25,000, ये हमारा प्रॉफिट निकला। ये था मार्जिनल मेथड। मार्जिनल मेथड से हमें पता चल गया कि हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम करेंगे इसका सेकंड मेथड, एब्जॉर्प्शनल मेथड में। एब्जॉर्प्शन मेथड में ये था कि हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमारी होती है उसके ऊपर हम फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्ट पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमें डाटा वही यूज़ करना है जो हमने पहले यूज़ किया था, इसी डाटा को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सेल निकालनी है। सेल उसी तरह जो हमारे पास सेल हुई थी 7,000 जनवरी में, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने इसके 17 प्राइस से, तो ये हमारे पास सेल आ गई। अब हम इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन मेथड में हम इसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का मतलब सेम ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगी, वेरिएबल एमओएच आ जाएगा, और इसमें फिक्स्ड एमओएच भी अप्लाई कर देंगे इसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हुए। जबकि हम वहाँ पे कैसे कर रहे थे, वहाँ पे से हम वेरिएबल कॉस्ट तक की प्रोडक्ट पर अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट की प्रोडक्ट के अंदर ही ऐड कर दी, ठीक है। अब इन सब को हम क्या करेंगे, हमने निकाला था पीछे वेरिएबल एमओएच हमारे पास 27,000 आया था, फिक्स जो है हमारे पास ये उसकी प्रोडक्ट वही वैल्यूज उसी डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये था कि इसमें हमने बाद में ये 27,000 माइनस किया था कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद, इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट पे ही अप्लाई कर देंगे। यही डिफरेंस है मेन एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके अंदर फिर ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। हमें पता है कि पहले साल जो है ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम क्लोजिंग इन्वेंट्री अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जो हमने मार्जिनल में निकाली थी, हमें पता है हमने कैसे निकाली थी, जो बच गए थे यूनिट, उसको हमने इन सब यूनिट को वेरिएबल, डायरेक्ट और एमओएच के जो यूनिट थे हमने टोटल निकाले थे 13, ठीक है। 13 आए थे, इसलिए हमने 13 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। जबकि यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट के यूनिट भी ऐड करने हैं। फिक्स कॉस्ट के यूनिट यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? ओके, क्वेश्चन में हमें क्या हुआ है, यहाँ पे पर FOMH नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ दिया हुआ है बजटेड FOH दिया हुआ है, ठीक है। इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बजटेड FOH है, ठीक है, इसको हम कर देंगे बजटेड प्रोडक्शन जो हमारे पास 1,20,000 हुई थी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 32400 इसको डिवाइड करेंगे हम 1,20,000 से, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2.7। तो ये पर यूनिट निकल आया हमारे पास FOH। जैसे पर यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एमओएच लिखा हुआ है ना, तो हमने इसका पर यूनिट निकाल लिया। कैसे निकाला, जो हमारे पास बजटेड FOH था, ठीक है, जो हमने बजट किया था FOH इतना खर्च आएगा, और बजट जो हमारे पास प्रोडक्शन हुई उससे उसको डिवाइड कर देंगे। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो फिर हमारे पास निकल आया 2.7। अब पहले कितने थे, 13 टोटल यूनिट, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2.7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.7, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा कि आपके पास ये यूनिट में दिया हुआ होगा या फिर नहीं दिया होगा। FOH जो है यहाँ पे उन्होंने यूनिट में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उन्होंने पूरा उसकी कॉस्ट दी हुई है, पर एनम दी हुई है, पर एनम, ठीक है। तो अब हमने इसको कर लिया यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास बन गया 15.7 यूनिट। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो यूनिट बच गए थे 3,000, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो वही हुआ है ना, उसी तरह 10,000 बनाए थे, 7,000 सेल हो गई, तो हम एब्जॉर्प्शन मेथड पढ़ रहे हैं। तो अभी इसमें सब यूनिट को हमने किया तो 15.7 आ गया, मल्टीप्लाई 3,000 किया, तो ये हमारे पास आ गई जो क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली थी, सेम इसी मेथड से निकाली थी। यूनिट को हमने किया था प्लस 13 बने थे, 13 को हमने जो बचे थे 3,000 से मल्टीप्लाई किया था। जबकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के यूनिट भी ऐड हो गए, ठीक है, ऑप्शनल मेथड में, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 15.7 हो जाएगा। इसको 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी ये, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, इसमें इस सबको हमने किया ऐड और उसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आंसर आया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। रेवेन्यू को माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
जबकि दूसरी मार्जिनल मेथड में इसको इससे माइनस करने के बाद हमारे पास बचता था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जबकि यहाँ पे बचेगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने फिक्स्ड एमओएच भी हमने ऐड कर दी, प्रोडक्ट पर अप्लाई कर दिया है, जबकि मार्जिनल मेथड में हमने फिक्स्ड एमओएच बाद में कंट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस किया था, जबकि इसमें हमने ऐड कर दिया, इसलिए इसमें जो बचेगा उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं और इसमें जो बचेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अगर डिफरेंस आ जाता है तो यही डिफरेंस होता है इसमें, इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि इसके हमारे एक्स्ट्रा और कोई एक्सपेंस है नहीं, अगर और एक्सपेंस होते तो वो हम इसमें से माइनस कर देते, ठीक है, जैसे कि एडमिन कॉस्ट होती है और सेलिंग कॉस्ट होती है, अगर वो होती तो वो भी हम माइनस कर देते, लेकिन वो है नहीं, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसके दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल हमें पता है कि सेम वही हमारे पास इसी डाटा को यूज़ करेंगे, 13,000 थे, 13,000 को हमने इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने डायरेक्ट बैलेंस करनी है इसमें से प्रोडक्ट कॉस्ट 45 वही होगी, 60,000, 25,000, 27,000, फिक्स एमओएच भी वही जो हमने निकाला हुआ था, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो दूसरे साल ये होता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना वो बन जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। अब जीरो बचा क्योंकि हमारे पहले में 7,000 सेल हुए थे, दूसरे में 13, तो अब हमारे पास क्या हुआ है, सारे यूनिट सेल हो गए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो आएगी, जीरो आ गई। अब इसमें से हमने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इस आंसर में से हमने रेवेन्यू जो था उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और एक्सपेंस है नहीं तो इसलिए यही ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाने का, दो मेथड से, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शनल। अब ये क्वेश्चन में तो हमें दो साल का डाटा दिया हुआ था, ठीक है, अगर हमारे पास 1 साल का डाटा दिया हुआ हो तो वो ये क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो है क्लास में इस तरह से भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। अब ये वाला जो मेथड मुझे लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये भी मैं समझा दूंगी ताकि आपको पता हो कि इसमें कुछ न्यू चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा कि सॉल्व कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिस पे मैंने बताई हैं, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, जिससे दोनों मेथड से, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन मेथड से। इसका ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सही से नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। उन्होंने हमें डाटा क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस है, 1 साल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 2 साल का नहीं है। सेलिंग प्राइस है 800, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 100 यूनिट यूज़ हुआ है, डायरेक्ट लेबर 90 यूनिट, वेरिएबल एमओएच 50, फिक्स्ड एमओएच 160, सेल हुई है हमारी 18,000। बजटेड प्रोडक्शन जो हमने सोची हुई थी कि इतनी प्रोडक्शन करेंगे, हमने सोचा था 2,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 24,000 हुई। ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस जो है ना वो इतना दिया हुआ है 80,000, फिक्स सेलिंग इतनी दी हुई है, वेरिएबल सेलिंग दी हुई है हमारे पास 10% ऑफ सेलिंग यूनिट। तो ये डाटा दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी कुछ न्यू चीज़ें हैं तो वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। अगर आप अब ये वाला क्वेश्चन दोनों अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, समझ लोगे, तो फिर आपको एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, इसी डाटा को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सेल निकालेंगे। सेल हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होती है, जो एक्चुअल सेल हुई उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेवेन्यू बन के आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहले हम मार्जिनल मेथड पढ़ रहे हैं। हमने क्या किया, सेल को उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एमओएच। यहाँ पे जो यूनिट दिए हुए हैं ये यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एमओएच को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन से, ठीक है। ये 24,000, इसको बजटेड प्रोडक्शन से कभी नहीं करना, ठीक है। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुई है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि वो 2,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो तो हमने बजट बनाई थी, हमने सोचा था कि हो सकता है कि इतनी प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 24,000, तो 24,000 से इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 10,000 एक्चुअल प्रोडक्शन थी तो उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। इन सब यूनिट को हमने मल्टीप्लाई करते गए, 100 यूनिट को इससे मल्टीप्लाई किया 24,000 से तो ये आ गया, 90 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 24,000 से तो ये आंसर आ गया, 50 को मल्टीप्लाई किया 24 पे 1,20,000 आ गया। इस तरह हम करने के बाद हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री पहले साल, क्योंकि पहला ही साल है, दूसरा साल है नहीं, तो ये 0 होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब हम देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी। हमने बनाए थे यूनिट कितने, टोटल प्रोडक्शन हुई थी 24, ठीक है, 2400 की हुई थी। उसमें से हमने सेल कर दिए, सेल कितने कर दिए हमने, इसमें से 1800, इसमें से माइनस कर देंगे 1800 तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा, पीछे हमारे पास बचेंगे 600 बच गए। अब 600 को हम क्या करेंगे, इसके यूनिट को जमा करेंगे, जैसे 190 और 50, ठीक है, इन तीनों को जमा करेंगे यूनिट, टोटल यूनिट हमारे पास कितने बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएंगे 240। अब इस 240 को जो बचे हुए यूनिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले किया था। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड किया, उसमें से माइनस कर दिया हमने ये। अब इसमें ऐड करते हैं वेरिएबल सेलिंग, क्योंकि हमें वेरिएबल सेलिंग दिया हुआ ना, वेरिएबल सेलिंग भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है।
ये भी हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते होते हैं। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इन्होंने दिया हुआ है 10% ऑफ सेल वैल्यू। 10% ऑफ सेल वैल्यू क्या होगी, जैसे हम इन सब वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, उसको माइनस कर रहे थे क्लोजिंग इन्वेंट्री से, ठीक है। इसी तरह ये भी ये भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, वेरिएबल सेलिंग क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसको हमने भी ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। ये भी अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो हम इसको क्या करेंगे, इन सबको ऐड किया, इसमें से माइनस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसमें ऑल्सो ऐड किया हमने वेरिएबल सेलिंग को। जो आंसर आया हमारे पास ये, अब इसको हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। पहले क्वेश्चन से डिफरेंट चीज़ क्या थी, एक तो ये चीज़ थी, ठीक है। ये चीज़ हमने डिफरेंट पढ़ी है अभी पहले वाले मेथड से। अगर वेरिएबल सेलिंग दिया हुआ है तो वो आपने लाजमी इसको ऐड करना है इसमें, और माइनस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो फिर ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको 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 और इसको हमने ऐड किया, क्योंकि ये भी मैंने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट है। इन चारों को ऐड करके माइनस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री, आंसर आ गया। अब इसको टोटल रेवेन्यू से माइनस किया तो ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आ गया है। अब हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पहले हमारे पास वहाँ पे सिर्फ एक ही दी हुई थी 3,24,000, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई हैं, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग और फिक्स्ड एमओएच। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग और फिक्स्ड एमओएच, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। फिक्स्ड एमओएच भी दिया हुआ है। अब इन सबको भी हमने क्या करना है, लेस करना है। फिक्स्ड हमारे पास एडमिन दिया हुआ है 8,000, वो लिख दिया हमने। फिक्स सेलिंग दी हुई है 1,20,000, जबकि फिक्स्ड एमओएच हमें सिर्फ उसके यूनिट दिए हुए हैं 160 यूनिट। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, हम क्या करते थे, इन सब यूनिट को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि हम फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे होंगे तब फिक्स्ड कॉस्ट के जो यूनिट होंगे उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे जो बजटेड प्रोडक्शन होगी। 24,000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 2,000 से, क्योंकि फिक्स जो है ना वो चाहे 2,000 बनाओ चाहे जो है वो आप 24,000 बनाओ, ठीक है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही लगेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको कर दिया 2,000 से। 2,000 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3,20,000। तो इन सब को हमने क्या कर दिया, माइनस कर देंगे, इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, किसमें से, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हमने ऐड कर दिया, इसको हमने कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन से माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास मार्जिनल मेथड इनकम स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन मेथड कैसे किया। इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम करेंगे। हमने क्या किया, हमारी जितनी भी सेल हुई थी उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एब्जॉर्प्शन मेथड में हमें पता है कि फिक्स जो है ना एमओएच हम यहाँ पे ऐड करते होते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या करना है, हमने फिक्स्ड एमओएच जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे इस मेथड में, लास्ट में हमने फिक्स्ड एमओएच को मल्टीप्लाई किया था उसकी बजटेड प्रोडक्शन से, ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन से किया था। जबकि इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे निकाल रही हूँ कि अब इसको हम प्रोडक्ट की एक्चुअल प्रोडक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो हमारे पास 160 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। ये एक दूसरा पॉइंट है जो आपने याद रखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि अब यहाँ पहले तो हमने फिक्स एमओएच को 2,000 से मल्टीप्लाई किया था और अब हम इसको क्यों कर रहे हैं 24,000 से, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एक्चुअल प्रोडक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको, वहाँ पे तो हम एक्चुअल प्रोडक्शन पे नहीं अप्लाई कर रहे थे ना, वहाँ पे तो हम बजटेड प्रोडक्शन पे अप्लाई कर रहे थे बाद में। यही तो डिफरेंस है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन मेथड का। तो इसमें हमने इसको 160 को हमने मल्टीप्लाई किया 24,000 से, तो ये आंसर आया। वेरिएबल एमओएच जो हमारे पास दिया होता 50 का, उसके 24,000 से मल्टीप्लाई किया, सब यूनिट को 24,000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब पहले साल हमें पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 0 है, दूसरे साल क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कैसे आई, ये कैसे आई, वैसे आई कि हमें पता है कि हमने कितने बनाए थे, 2400 बनाए थे, उसमें से हमने क्या कर दिया 1800 सेल कर दिया, पीछे बच गया हमारे पास 600 को। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने कहा था यूनिट को प्लस कर लेना है, ये जो यूनिट थे 100, 90, 50 और इसमें 60 यूनिट भी ऐड होंगे, तो यहाँ पे 160 भी ऐड किया तो ये टोटल बन जाएंगे। पहले तो बने थे 240, जबकि हमने क्या करना है 160 ये भी ऐड कर देना है, 240 के अंदर 160 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 400, ठीक है, 400 बन गया। अब हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे बचे हुए यूनिट से, प्रोडक्शन में से 600 बचे थे उसको हमने टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2,40,000 आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इन सब चारों को ऐड करके माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे निकालनी है एब्जॉर्प्शन में, अब हमें पता है कि हमने बनाए थे कितना यूनिट 24,000, जबकि हमने सोचा हुआ था कि बनेंगे 20,000, ठीक है, ठीक है। अब हमने कितने सोचे हुए थे कि 2,000 बनेंगे, 2,000 बनेंगे हमने सोचा था, ठीक है, और बने कितने 24, ठीक है, 24,000। तो ओवर ऑब्जॉर्ब कितना हुआ, ये ओवर ऑब्जॉर्ब कर लिया हमने, अंडर एब्जॉर्ब। ओवर और अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि हमने ओवर प्रोडक्शन कर ली या अंडर प्रोडक्शन कम कर ली। हमने यहाँ पे क्या की है, ओवर प्रोडक्शन कर ली है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर ली। कितनी एक्स्ट्रा की है हमने, 400 यूनिट जो है ना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर ली है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो की है तो वो उस पर भी तो हम करेंगे ना अप्लाई। तो हम इसको, ये जो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन होती है ना, ये सिर्फ हम फिक्स्ड में कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड यूनिट से हम क्या करेंगे, ये जो 400 हमारे पास एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्शन हुई है यहाँ पे लिखेंगे ओवर एब्जॉर्ब। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ था ना ओवर एब्जॉर्ब भी,
तो वो भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब 400 यूनिट को हम जो 100 फिक्स्ड, ये जो ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब होती है ना, ये सिर्फ फिक्स्ड एमओएच के ऊपर होती है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 160 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसको भी हमने क्या करना है, लेस करना है। ये एक नई चीज़ है जो हमने बाकी क्वेश्चन से डिफरेंस है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। ओवर एब्जॉर्ब अगर हो जाता है, अच्छा जब ओवर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसमें से, इसमें से, ये जो हमने इन सबको ऐड किया, लेस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसमें से लेस कर देंगे ओवर एब्जॉर्ब। अगर ओवर एब्जॉर्ब हो गई हैं तो अगर ऐसा होता है कि हमने सोचा हुआ था 24,000 बनेंगे जबकि बने हों 2,000, तो ये क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब हो गया तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ये माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। अच्छा, ओवर एब्जॉर्ब से क्या होता है, ओवर एब्जॉर्ब को हम माइनस करेंगे, लेकिन इसका क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। कंपनी को फ़ायदा होता है अगर ओवर एब्जॉर्ब हो गई है। यानी कि आपने सोचा हुआ था कि इतने हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसके अंदर हमने ना इतने यूनिट प्रोड्यूस करने, जबकि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो गया, तो वह कंपनी को फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर इसमें से तो माइनस कर देंगे, लेकिन इस कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर तो अंडर एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि जितना सोचा हुआ था उससे भी कम बन गए, तो फिर हम उसको अंडर एब्जॉर्ब यहाँ पे लिखेंगे, और उसको फिक्स यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा आंसर उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास ओवर एब्जॉर्ब हुआ है, 400 यूनिट एक्स्ट्रा बने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स के यूनिट से, और इसको फिर हम इन सबको ऐड करके इसको भी माइनस कर देंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को, इसको भी माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, जो टोटल रेवेन्यू था उसमें से इसको माइनस कर देना है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ये माइनस करने के बाद वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में दी हुई है एक्स्ट्रा कॉस्ट भी दी हुई है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो वो हम इनकम स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो अगर वो दिए हुए हों तो वो भी हमें लेस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, या जो भी हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट निकलता है। अब वो पहले क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे इसलिए हमने वो नहीं किए थे, ठीक है, जबकि इसमें दिए हुए हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको कहते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस। तो अब इसको हम लेस कर देंगे, हमारे पास फिक्स्ड एडमिन है, फिक्स्ड सेलिंग है, ठीक है, और वेरिएबल सेलिंग है। वेरिएबल सेलिंग हमें कितनी दी हुई है, वेरिएबल सेलिंग दी 10% ऑफ सेल, हम निकालेंगे वेरिएबल सेलिंग। वेरिएबल सेलिंग हमारे पास 10% ऑफ सेल यूनिट दिया हुआ है। सेल कितने हुए हमारे पास, 1440000, ठीक है। इसका 10% निकालना है हमने, 10% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 144,000, ये आंसर आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कर दिया ऐड करके, और इसको हमने इसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। इन तीनों को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस थे इसको इसमें से माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत घुमाया हुआ है, तो अगर आपने इन चीज़ों को याद नहीं रखा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे हमने वेरिएबल सेलिंग को हमने क्या किया है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में डाला है, जबकि मार्जिनल मेथड में हम क्या कर रहे थे, उसको हम ऐड कर रहे थे वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया हुआ है, नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस में इसको यहाँ पे माइनस किया हुआ है। और दूसरी इसमें कौन सी चीज़ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकाली है, वो उसी सेम तरीके से निकाली हुई है। तो ये सारा मेथड है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन को सॉल्व करने का। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसको आप सबने खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हुई तो वरना आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन मेथड।